हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ हम यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016, 15, 14, 13, 12, 11 हम सॉल्व कर चुके हैं। एक चीज़ ये है कि मैं पेपर सॉल्व क्यों करा रही हूँ, तो देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, नए होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूंगा आगे चल के या दूंगी, तो उनको क्या है, पेपर एक देखना होता है कि देखें ठीक है पेपर कैसा आता है या पेपर का लेवल क्या है। दूसरे वो होते हैं, वो तैयारी तो कर रहे होते हैं, पर क्या है कि कई बार वो यात्रा कर रहे होते हैं या कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तो हर वक्त हर जगह बुक लेके तो नहीं जा सकती। और तीसरा रीज़न ये भी मान सकते हैं कि एक दो पब्लिकेशन को छोड़ दिया जाए तो मार्केट में इतनी सारी बुक हैं, उनकी लैंग्वेज और उनका एक जो पैटर्न है ना क्वेश्चन को उनकी प्रेजेंटेशन का, वो इतना टफ होता है कि इंसान पहले ही देख के सोचेगा कि यार ये कितना टफ है। एक मतलब निगेटिव माइंड सेट आ जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं इसको इस पर वीडियो बना देती हूँ। ये सभी के लिए हेल्प करेगा, लाभ मिलेगा और मुझे भी इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं भी रिवीजन करना होगा तो इसे कर लूँगी, बुक्स हर जगह लेके नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर इस पर आपका कमांड हो गया तो जब आप वास्तविक पेपर देने जाएंगे ना, वो भी आपको इसी प्रकार से आसान लगेगा। एक बार नोटिस करिएगा ये पेपर आपको कितना ज़्यादा आसान लगेगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हाँ यूपी पीएससी यानी यूपी पीएससी जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम करवाता है उसका लेवल इतना अच्छा, इतना आसान है, जिसके बारे में इतनी सारी बातें होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर आपको वाकई में आसान ना लगे तो आप लिखिएगा, आसान लगे तो ठीक है, देखिए इसका बेनिफिट उठाइएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था, है ना। पाषाण, कांस्य और लौह युग, इस तरह का त्रियुगीय विभाजन जो है किसने किया था, तो वो थॉमसन ने किया था, है ना। इन लोगों का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो देखिए दो ही नदियां हैं जिनका अफगानिस्तान से संबंध है, और वो है कुंभा और कुरुमो। तो एक बार ये बात आप जान जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन हमेशा क्या है, याद हो गया और आसानी है, क्योंकि दो ही ये नदियाँ हैं वैदिक काल की जिनका क्या है, अफगानिस्तान से संबंध है। ठीक है, टोटल 8-10 नदियां हैं जिनका नया नाम क्या, मतलब नया नाम क्या है और वैदिक काल में उनका नाम क्या था। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आता है, और ये चीज़ आपने पढ़ लिया तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाएंगे। फिर पूछता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो देखिए प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो अर्धचंद्राकार है, और कोई है ही नहीं, है ना। कैसा है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, इसमें और मुझे क्या कहना था ये कि, और वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना ज़्यादा आप इसको व्यू कर रहे हैं, 1-2 दिन में ही इतना अच्छा व्यू जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी इससे बेनिफिट मिल रहा है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो बना ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है यापनीय किस एक संप्रदाय से संबंधित था। तो जो यापनी है ना वो जैन धर्म से संबंधित था। तो देखिए ये कुछ शब्द हैं तो ये एनसीईआरटी में मिलेंगे, लेकिन आपको एक बुक आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन करके, वो भी पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स के लिए मोर देन एनफ है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो देखिए जो कैवल्य शब्द है, शबाधी, मरण, आगम, भगवती साहित्य, शलेखना, संथारा, ये कुछ टर्म्स हैं, सारे आते नहीं है बट मैंने थोड़ा लिख दिया, चलो पढ़ते पढ़ते सब याद है तो, है ना। तो ये सब संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि संथारा और शलेखना जो है ये तो आईएएस में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो यापनी संप्रदाय का संबंध किससे है, जैन धर्म से ये संबंधित है। आगे देखते हैं। फिर आपका पूछ रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पे दी गई थी। तो वैशाली में दी गई थी। पहले तो जो है मना कर दिया गया कि नहीं स्त्रियों के लिए ये नहीं है, लेकिन अपनी जो विमाता हैं, या मतलब विमाता मतलब उनकी दूसरी जो माता थी, बुद्ध की जो माता हैं वो तो जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो इसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी, तो वो जब आई दोबारा से तो उन्होंने वैशाली में स्वीकार कर लिया और बौद्ध संघ में जो है स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दे दी। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है। तो बुद्ध का जो अंकन है ना वो केवल और केवल कनिष्क के सिक्कों पर ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पातंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, ये किस राजवंश के समय फले फूले। तो ये शुंग वंश, आपने सुना होगा, जो भी है। तो इसमें जो शुंग वंश है ना, वहाँ पे ये जो बड़े बड़े विद्वान आपको दिख रहे हैं, पाणिनि हो गए, है ना, और एक और है अष्टाध्यायी, पाणिनि तो हो गए, पतंजलि, ये लोग हो गए। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, शुंग वंश में इनका काल है, उसी समय के हैं ये लोग भी। अगला जो क्वेश्चन है
सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो कौन था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत और महाराज धीराज जैसे जो है उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी फेमस हुए थे, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिनमें से ये भी एक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जो महान जैन विद्वान हेमचंद्र थे ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। आई होप कि क्लास आपको इंटरेक्टिव लग रहा होगा, और मैं पूरा कोशिश भी कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों का कहना था कि ये जो हम फेस टू फेस पढ़ते हैं उतना इंटरेक्टिव नहीं आपको फील होता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा समझाऊँ और एक्सप्लेन करूँ। तो लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको डिटेल में बुक तो पढ़ना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कौन सा शाही सुमेलित है ना। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, वो राष्ट्रकूटों ने बनवाई। महाबलीपुरम पल्लव वंश के टाइम में बना। मीनाक्षी मंदिर पांडे के टाइम पे बना। जो खजुराहो है ना वो चंदेलों ने बनवाया। ये शाही सुमेलित है। फिर पूछ रहा है, ये कई बार पूछा, देखिए PYQ है ना, रिवाइज किया है कई बार। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस हुआ था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय था, और इसी पे आप देखते होंगे पुराने ज़माने में टीवी पे एक सीरियल आता था, धारावाहिक भी बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तो वो पृथ्वीराज तृतीय था। जितनी स्टोरियाँ संयोगिता के साथ उनका जो उनकी प्रेम कहानी वगैरह भी बताई गई थी वो सारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे वो। फिर पूछा गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? तो ये है जयदेव। काफ़ी ये तो 10 बार या 20 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपको सुमेलित करना है। बोले अलाई दरवाज़ा जो है ये आपका किसने बनवाया? तो अलाई दरवाज़ा जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा ये आपका अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है, मोती मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। जो दिल्ली वाला है वो औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसमें जो सही आंसर होगा 1 2 3 4, हाँ इसी तरीके से ये सारा सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है ना एकता व्यवस्था क्या किया था? शुरू किया था। फिर कह रहा मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीड़ा बजाते थे। यहाँ पे आपको पूछना है कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो ये तीनों सुमेलित हैं। ये जहांगीर बल्ख युद्ध से जो संबंध है वो शाहजहाँ का है, ना कि जहांगीर का है। और देखिए आपको ऐसा नहीं है कुछ फैक्ट याद करेंगे, कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन आप कई बार मैं शुरू में ये सोचती थी कि ठीक है 150 क्वेश्चन है ना, मुझे 150 आना चाहिए। कुछ ऐसा एकदम ऐसा फैक्ट लगे आपको तो ठीक है स्किप कर सकते हैं आप, है ना। क्योंकि आपको क्वालिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन चाहिए वो चाहिए आपको 120 के अराउंड चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचें कि हाँ मुझे 150 में 150 ही क्यों नहीं आ रहा है। आपको इतना ज्ञान दिखाना है तो वो जैसे सर लोग बोलते हैं ना, मेंस में अपने सारे ज्ञान को आप प्रेजेंट करिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है ना, इनका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये सही सुमेलित है। अन्य जो है सही सुमेलित नहीं है। और ये 4-5 लोगों का जो मकबरा है ना वो ही पूछता है चेंज कर करके, तो उसको आप याद कर लेंगे, है ना। औरंगजेब का पूछता है, और अकबर का, बाबर का, और ये इत्माउद्दौला का पूछता है। यही 5-6 हैं जिनका पूछता रहता है ना। ये सही सुमेलित है, वो देख सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। इत्माउद्दौला का आगरा में, और औरंगजेब का औरंगाबाद में है। और रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, आपने इनका नाम सुना होगा, रहीम के नाम से भी ये फेमस है। रहीम के दोहे, ये वही वाले रहीम हैं। इनका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो आई होप कि मैं फास्ट नहीं हूँ और आपको अच्छा लग रहा होगा, इतनी स्पीड ठीक होगी आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन होम रूल से नहीं जुड़ा था? तो देखिए जो CR दास थे ना, इनका क्या बोलते हैं, इनका पूरा नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे, CR दास जो भी हैं, तो इन्होंने ये जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ इसमें, इनका कहीं पूरा नाम दे ही दिया हो, नहीं दिया है, देखिए
आप कमेंट में लिख दीजिए अगर आपको इस समय याद आ रहा है ना। तो ये इससे नहीं जुड़े हैं। तिलक और एनी बेसेंट बहुत फेमस है, इन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इसको प्रमोट किया था, इसका प्रचार प्रसार किया था। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी इससे जुड़े थे, ठीक है। ये बस CR दास इससे नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए ये बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। शुरुआत ही यहीं से हुई थी 1857 की क्रांति की। और जो चर्बी लगे कारतूस थे, जो उनकी राइफल थी ना, उसमें जो चर्बी लगे हुए थे, तो उससे इनका क्या होता था, धर्म ऐसा माना जाता है कि नष्ट होता है ना। डिटेल में कहें तो गाय और सुअर की चमड़े का प्रयोग किया गया था, जिसमें एक से हिंदू और दूसरे से मुस्लिम धर्म का क्या होता है, मतलब निषेध है उसमें वो चीज़ें। तो जब ये पता चला तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने भी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो उनको फांसी दे दी गई। और उसके बाद ये पूरे देश में ये जो है आंदोलन, ये क्रांति फैल गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? देखिए जो तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? अगस्त 1920 में हुई थी ना। और असहयोग आंदोलन भी कब हुआ था? 1920 में ही शुरू हुआ था। आप देखते हैं कि 22 में ये स्थगित भी होता है। तो इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ ये नहीं देख सके, क्योंकि ये 22 में स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 में ही तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये सब ये नहीं देख पाए कि आखिर में इस आंदोलन का अंत क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ जुड़ी थी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, फिर भी ये बार बार पूछते रहते हैं। इनको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद है ये वाला क्वेश्चन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। कौन? अरोड़ा आसफ अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे SN सेन जी, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पे थे? तो ये यरवदा जेल में थे, है ना। जब नमक आंदोलन हुआ था 1930 का नमक सत्याग्रह, तो उस समय सरोजनी नायडू और अन्य लोगों ने मिलकर धरसना नमक कारखाने पे भी धावा बोल दिया था। लेकिन उस समय तक गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है यरवदा जेल में नज़रबंद किया गया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2-3 बार पूछा है, मतलब MTR मतलब मल्टी टाइम रिवाइज्ड। तो यहाँ पे जो कुकी आंदोलन है, कुकी आंदोलन का संबंध है त्रिपुरा से। देखिए, और एक है कुका, ध्यान रखेंगे, कुकी और कुका। कुकी का संबंध है त्रिपुरा से, और कुका का संबंध है पंजाब से। पावना का संबंध है बंगाल, और बिरसा मुंडा तो आपको पता ही है, बिरसा मुंडा कहाँ के थे? बिहार के थे, है ना। कुकी याद कर लें, कुकी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। कुका पंजाब का। बिरसा मुंडा तो सबको पता है कि हाँ बिहार का ही है। तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यानी विदेशी चीज़ों का विरोध सर्वाधिक जो किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी जी ने। तो सही आंसर हो जाएगा B। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे स्थान का नाम है, यहाँ पे उनसे जुड़े हुए कौन से वो लोग थे। तो सबसे पहली बात जो आपको आता है ना, पहले उसको मैच करिए ताकि क्वेश्चन आपको क्या हो, आसान लगे और आप उसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले आप देखिए झांसी का संबंध किससे था? तो रानी लक्ष्मीबाई। तो A का चौथा किस में है? A में है और B में है। फिर आपको लखनऊ का देखना है कि बेगम हजरत महल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं B का तीसरा, यानी A आपका 2 आप जानते हैं। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि कौन सा सही हो जाएगा। A इसका सही आंसर होगा। रह गया कानपुर, तो इसके हैं हाजीमुल्ला, और फैजाबाद के कौन है? यह मौलवी अहमद शाह। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था हथियार के रूप में? पहली बार, देखिए पहली बार किसका प्रयोग किया? वो भी भूख हड़ताल का, है ना। ये नहीं कि कौन सा आंदोलन किया, तो वो तो भारत में उनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पूछा है भूख हड़ताल, है ना। तो ये था अहमदाबाद की हड़ताल, इसमें उन्होंने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आपका ड्रीम बड़ा है, सपना बड़ा है, तो आपका हार्डवर्क भी बड़ा करने के लिए तैयार है। और इसलिए आप के लिए एक ही वीडियो में मैंने पूरे 150 क्वेश्चन रख दिए हैं, है ना। ऐसा नहीं है, शुरू में मैंने सोचा 50-50 क्वेश्चन के वीडियोज बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, वो तो आपके लिए बहुत ही कम होगा, आप स्टडी करने बैठे हों। ऐसा थोड़ी ना 15-20 मिनट कोई पढ़ता होगा। तो और इतना बड़ा ड्रीम है तो 1-1.5 घंटा तो आराम से आप पढ़ सकते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो आर्य समाज जो है ना ये शुद्धि आंदोलन का समर्थन करता था। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे हिंदू जिनको धन, बल, डर इस तरह से करके उनको किसी अन्य धर्म में उनको परिवर्तित कर दिया गया, उनको वापस अपने धर्म में लाना क्या था, एक प्रकार से शुद्धि आंदोलन था जिसको आर्य समाज ने जो है वो किया था, चलाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, सॉरी, अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। ये लेखक हैं और ये उनकी कृतियाँ यानी रचनाएं हैं, है ना। तो देखिए जो फेमस आपको जो अक्सर याद रहते हैं, जैसे आपको आनंद मठ याद होगा बंकिम चंद्र चटर्जी का। आप देखिए आपको याद कौन सा है जो अक्सर आपने सुना होगा, ये आपने पढ़ा होगा, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की, है ना। सरोजनी नायडू की काफ़ी फेमस है द ब्रोकन विंग, क्योंकि ऐसा माना जाता है बहुत कम एज में उन्होंने इसको लिखा था, तो इसलिए काफ़ी फेमस हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ए का ये सी का, तो इस प्रकार आपका आंसर मिल गया। फिर माइकल मधुसूदन दास कैपिटल आपको नहीं भी पता है तो आप आंसर लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला। तो लॉर्ड जो रिपन है ना, वो उन्होंने स्थानीय जो शासन है उसको काफ़ी प्रमोट किया, उसको सपोर्ट किया, तो इसलिए इनके काल में स्थानीय स्वशासन को काफ़ी प्रमोशन मिला, है ना। और देखिए इन दोनों का नाम मेरे जहन में आ रहा था, मैं थोड़ा रुक गई थी, इसलिए ये दोनों जनगणना से संबंधित हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये तो बंगाल विभाजन से संबंधित हैं, लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि ये घटनाएं हैं कुछ, इनको आपको क्रम से लगाना है। तो ये घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो डेट ऑफ कोर्स आपको याद होगा, फिर भी बता देती हूँ। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और जो कि अच्छा नहीं था, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लोग संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने इसके विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन जो है चला दिया। तो ये आया था 1942 में, ये भी आया था 1942 में, लेकिन क्रिप्स के बाद आई ये, क्योंकि इससे असंतुष्ट होकर ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहले हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा तीसरा। फिर कैबिनेट मिशन आपको पता है ये आया था 1946 में, और वेबल ऑफर आया था, ये 45 में आया था, है ना। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये वाला आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, सबको पता है, किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। हाँ, यही कारण था, क्योंकि भारत के लिए आप संविधान बनाएंगे और भारत के लोगों को उसमें नहीं रखा, तो क्या फ़ायदा ऐसे आयोग का। तो कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये घटनाएं हैं कुछ और इनको आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई इन्होंने कब किया, 1946 में। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस कब किया गया, ये किया गया 1945 में, यानी डी वाला सबसे पहले। तो डी देखिए इन दोनों में ही सबसे पहले है, और इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप इसको कर ले जाएंगे। कैसे कि देखिए अंतरिम सरकार के जो गठन हुआ ना, उसके बाद जो है ना मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, यानी ये तीनों घटनाएं हुई हैं 1946 में ही, लेकिन ये वाली सबसे अंतिम में होगी। कौन सी वाली, मुस्लिम लीग वाली, है ना। तो आप देखिए कि किसमें ये तीसरे नंबर पे है, कहाँ गया। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हो जैसा मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, डी से प्रारंभ हुआ, ओके, एंड मतलब सी जो है, जो भी आप इस डेट को ही याद कर लें इतना मतलब थोड़ा डिफरेंस है, डेट ऐसे ही दिया गया है इसमें। ठीक है, और ऐसे एग्जाम में भी होगा। तो देखिए एक इससे आपको ये चीज़ सीखने को मिली कि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ना, ये आसान क्वेश्चन लास्ट में होते हैं ना, वो छूट जाते हैं, हम ऐसे किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं जिसमें हमको लगता है अरे हमको आ रहा है, फिर मैं हम क्यों छोड़ें, जैसे अभी हो गया ना मेरे साथ। तो ये चीज़ नहीं करना है, उसको एक गोला कर देना है, सर्कल कर देना है, आगे बढ़ जाना है, फिर टाइम बच गया तो उसको आपको देख लेना है, ताकि आपको जो क्वेश्चन 100% आ रहे हैं वन लाइनर, वो तो कम से कम कंप्लीट करके आ जाएँ, है ना। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में 13 में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है IST पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पे होगा, है ना। तो देखिए इसमें कितने घंटे का डिफरेंस होता है, लगभग नहीं 2 घंटे का डिफरेंस होता है। और पूरब में आप आते हैं, देखिए पूरब का जो समय होता है वो कैसा होता है, वो होता है आगे, ऐसे ही होता है ना। यदि अरुणाचल प्रदेश आपका
हाँ आगे ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब सूर्योदय जल्दी होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो पूर्व साइड में है। तो यदि 5 बजे वहाँ पे सुबह होगा ना, तो गुजरात जो कि सबसे पश्चिम में है, वहाँ पे कितने बजे सुबह हुआ है? 7 बजे। तो सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। पूरब में सूर्योदय इसलिए जल्दी होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। कोई नहीं, अगला देखते हैं। एक बार में अगर नहीं भी समझ आता तो कोई इशू नहीं, बहुत आसान है, उसको 1-2 बार समझने पे आ जाता है ये चीज़। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री पूर्व कटक कहाँ पे अवस्थित है? तो ये भारतीय महासागर में अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा है। 2 ही 3 नदियाँ हैं जो रिफ्ट घाटी से बहती हैं, नर्मदा, तापी और ऐसे करके। तो इनको याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर कह रहा है सुईल नदी परियोजना कहाँ की है? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत आसान आसान यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये समझिए कि उसमें से थोड़ा टफ ही है, लेकिन याद कर लेंगे तो याद रहेगा हमेशा। सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में ही है और कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो सही बात है, दामोदर जो नदी है ना, देखिए एक कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है ना। कोसी नदी याद रखिएगा, कई बार पूछा है, बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन जो दामोदर नदी है ना, उसको जो है बंगाल की यानी पश्चिम बंगाल की दुख की नदी कहा जाता है। तो इसमें जो अगला स्टेटमेंट है, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो ये क्या है कि कथन कारण सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है कि मृदा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोकता है। तो जो काली मिट्टी जिसको आप गाँव में कचेटी मिट्टी कहते हैं, इसको रेगुर भी कहा जाता है ना, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये ऐसी मिट्टी होती है जो पानी को रोक के रखती है और इसी वजह से इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, वो किसकी खेती के लिए अभीष्ट है, आइडियल है यानी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है? तो वो चाय की खेती के लिए अच्छी है, जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेमी है, पहाड़ी ढलाव भी है, ठीक है। तो ये चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाएगी, है ना। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका जितना कमांड होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जब आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा पकड़े रहें, वो आपको आपके स्टडी से कनेक्टेड रखता है कि हम वेग तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं, वो रेलेवेंसी नहीं है उसका, है ना। कोई भी ऐसी बुक जो आपको इससे कनेक्ट करती है तो समझ जाइए कि वो बुक उपयोगी है। और बुक का चयन हमेशा टॉपर्स की इंटरव्यू, मतलब जैसे एक ही टॉपर्स का नहीं, 10-15 लोगों का देख के उसमें से अपने अकॉर्डिंग आप उसमें सेलेक्ट कीजिए। मैंने एक बुक्स पे लेके एक वीडियो बनाई है, हालांकि मैंने 50 के देखे हैं इंटरव्यू, तो प्रीवियस मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से ही लेकिन वो बनाई है। वो वीडियो आपका मन हो तो जाके देख सकते हैं बेस्ट बुक के लिए। अगला जो क्वेश्चन है लिंक में दे दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो कहाँ पे अवस्थित है, कौन से राज्य में? तो ये गुजरात में है ना। इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो हर साल पूछी जाती हैं और ये सारी एक पर्टिकुलर बुक में आपको एक साथ भी मिल जाती हैं। और यदि आप लोग कहेंगे तो मैं स्टडी कर रही हूँ इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों की भी मैं वीडियो अलग से बना सकती हूँ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? तो उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के लिए जो है आयनमंडल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है ना। रूर बेसिन ये जर्मनी का है और ये कोयला क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा पे अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए अब भूमध्य रेखा पे कितने सारे जो देश हैं वो अवस्थित हैं। तो आप चाहें तो, है ना, अब मैंने बोला ना कि आपको 150 में से 150 सही नहीं करने, आप 120 करते हैं तो वो मोर देन एनफ है ना। तो आप चाहें तो ये फैक्ट याद कर सकते हैं अगर आपको रटने में, याद करने में मतलब आप तेज हैं तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो कीनिया है, कोलंबिया है, ये कहाँ पे भूमध्य रेखा पे अवस्थित हैं। लर्न मैंने लिखा ना, इसमें लर्न करना है आपको, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ लें।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो जो बोर्नियो है ना वो 3 उसमें देशों में विभाजित है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, इन 3 देशों में विभाजित है बोर्नियो द्वीप, है ना। इंपॉर्टेंट समझ के इसको याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, यही है। इस तरह अगला है आपका माउंटेन है, और इसमें पूछा है कि कहाँ से वो संबंधित है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, तो ये आपको याद करना है। इटना जो है वो इटली के सिसिली में है ना, और फिर जो विसुवियस है वो इटली में है, ठीक है। इटना सिसिली में है, सिसिली कहाँ है? इटली में ही है। फिर कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। अब ये सब आपको याद है तो आप समझ गए कि ये कहाँ पे होगा, ये बस रास्ते पे होगा, और आपका आंसर निकल के आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है ये यहाँ पे हम थोड़ा आज स्लो ही चल रहे हैं, 1 घंटे में मैं पूरा 150 क्वेश्चन करा देती हूँ, है ना, काफ़ी। चलिए फिर भी देखते हैं। क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए जैसा कि आप लोग चाहते हैं, और आपके समझ में आना चाहिए। 5-10 मिनट 5-6 मिनट आगे पीछे होने से ज़्यादा नहीं वो करता है, मैटर करता है आपको उसको बेनिफिट, आपको उसका बेनिफिट कितना मिला। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है ना। यानी जो आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल है, अमेरिकन जो कल्चर है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहे, परिमंडल में सम्मिलित, परिमंडल में नहीं सम्मिलित है। तो मैक्सिको और क्यूबन नहीं सम्मिलित हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ये आंग्ल अमेरिकन कल्चर में शामिल होते हैं। कौन कौन? कनाडा और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 2001। अब देखिए इसको करंट में लीजिए, 2001 की जनगणना तो पूछेगा नहीं, 2011 का भी पूछ सकता है 24 तक, उसके बाद में आपको 2021 वाली जनगणना के बारे में पूछेगा, है ना। ये क्वेश्चन देखें क्या है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो विश्व जनसंख्या में इसका अंश कितना है? 16% है, जबकि विश्व जीडीपी में इसका अनुपात 1.6% है ना। इस अकॉर्डिंग टू दिस टाइम ये सारे स्टेटमेंट ही ये क्या होंगे, थोड़े रॉन्ग हो जाएंगे। जनसंख्या में भारत का जो रेशियो है वो 17.5 है। सेवा क्षेत्र में भारत की जीडीपी का योगदान, देखिए वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान था। देखिए सेवा क्षेत्र में ना 50% से ज़्यादा योगदान है, मतलब जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, 50% से भी ज़्यादा है। तो ये सीधे डायरेक्टली क्या है, गलत है, और गलत कथन ही पूछा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा देखने में कैसा अजीब सा है थोड़ा, पर आसान क्वेश्चन था। तो इसमें फिर अगला जो क्वेश्चन है, तो कहना ये था जैसे कि कोई क्वेश्चन टफ दिखता है ना, वो टफ होता नहीं है, उसमें जो पूछता है उसमें वही स्टेटमेंट को एकदम आसान करके दे देता है। बस आपको क्या रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा और धैर्य रख के उसको पेपर को देना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं इस साइड में, और यहाँ पे दिया है कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो 14 में क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है। और 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक, है ना। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, 74 में मंत्रिपरिषद है। आसान क्वेश्चन है, आसान ना भी लग रहा हो तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो ये आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि सोए भी आप बता देंगे कि हाँ इसमें यही चीज़ है। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार पूछा है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव के को इसने क्या किया है, सीमित किया है। यानी इसके आ जाने से, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से आ जाने से इसका प्रयोग कम होने लगा है ना, इसी से काम चल जाता है। अब एक क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? यहाँ पूछा कर्तव्य क्या होता है, अब पूछ देगा कार्य क्या होता है, तो उसका एक ही कार्य होता है, वो जो सदस्य होते हैं वो उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। और जब तक नया जो है स्पीकर नहीं बन जाता तब तक वो अध्यक्ष, तब तक वो मतलब बने रहता है अपने पद पे, लेकिन उसका मेन काम यही है सदस्यों को शपथ दिलाना। अब यहाँ पे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए राज्यों के पुनर्गठन से क्वेश्चन एक जो है ना हर साल आता है लगभग, मुझे तो दिखा है पेपर में, कभी कभार हुआ ऐसा कि ना पूछें, पर लगभग हर साल आता है। तो इसमें हरियाणा जो है, ये पंजाब और हरियाणा बने थे 1966 में। आपको 8-10 याद करने पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन टफ दिखता है पर रहता नहीं है। उसको अगर आपने बैकग्राउंड में जाके पढ़ लिया तो उससे संबंधित, उससे मिलता जुलता चेंज करके कोई भी क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चाहे इंडिविजुअल पूछे, चाहे सुमेलित पूछे, चाहे क्रम पूछे, कुछ भी पूछे,
तो देखिए पंजाब हरियाणा कब बने थे, 1966 में बने थे। नागालैंड बना था 1962 में। सिक्किम आपको पता है कि मतलब 20 बार एग्जाम हुआ है तो 18 बार पूछा है। सिक्किम आपका 1976 में, और मेघालय बना है 1969 में। तो इस हिसाब से इसको आप क्रम में लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रिट जो है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। तो देखिए बहुत आसान है ये। आपको जो है 5 रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, है ना। तो 4 तो यहाँ दिया ही है। तो देखिए वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। जो प्रतिषेध होता है, तो पूछ रहा है कार्यवाही लंबित यानी कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। तो प्रतिषेध जो रिट है ना वो कार्यवाही के पूर्व जारी किया जाता है। और जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित करें। तो ये कार्यवाही के बाद ये जो है यानी जो जस्टिस है वो अधीनस्थ न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने दे दिया है, उसके बाद से उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। तो कार्यवाही लंबित होने की दशा में कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो प्रतिषेध। और कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कौन सा रिट जारी किया जाता है, उत्प्रेषण। बाकी ये आपको पता ही है, परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, है ना, कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, है ना, किसी ने अवैध तरीके से गलत डॉक्यूमेंट लगा के नौकरी प्राप्त कर ली, या ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो। मतलब नहीं, ये इसकी ऐसा नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे भी होता है, अधिकार क्षेत्र में ना हो फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, है ना। यहाँ अवैध तरीके से पद को ग्रहण किया गया, तब पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप यहाँ पे ये कार्य कर रहे होते। और आपका पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसको बंदी बनाया उसको सशरीर प्रस्तुत करिए कोर्ट में। तो 5 काफ़ी आसान है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। तो जो यूपीपीएससी है ना, इसका जो व्यय होता है वो कौन सी वाली निधि पे भारित होता है। तो ये राज्य की जो है ना संचित, भारत पर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये यूपीपीएससी की बात कर रहा है, यूपीएससी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये राज्य की संचित निधि पे क्या होगा, भारित होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था 1993 में, 1993 में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, मतलब कहाँ पे है, तो ये गरीबी रेखा के नीचे जो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है वो कहाँ पे है, वो पंजाब में है। लेकिन आपको इसको करंट के हिसाब से देखना होगा, वर्तमान में क्या स्थिति है, ये तो 2010 की बात है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो जो मिड डे मील की जो योजना है ना, उसका जो सारा व्यवस्था है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया, इसको शिक्षा मंत्रालय जो है कर दिया गया है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि 11वीं, तो देखिए करेंट का क्वेश्चन था, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा हुआ था, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, इसमें आपने देखा था तेल नहीं था, तिलहन की बात नहीं थी, गेहूँ था, चावल था, दाल था, ये सारे थे। तेल राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में नहीं था। आगे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए भारत में फसल बीमा, और ये एक एक स्टेटमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए कि 4 क्वेश्चन को मिला के ये एक क्वेश्चन अकेले है, और नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। यूपी में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है, कई बार पूछा है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1977 में प्रारंभ हुआ, है ना। तो ये तीनों सही है। अब कह रहा है नीली क्रांति का संबंध सरसों से है, नहीं, नीली क्रांति का संबंध आपका है उससे, मछलियों से, है ना। पानी कैसा होता है, जल, समुद्र देखिए तो नीला होता है। अक्सर पानी को दर्शाने के लिए आप हल्का आसमानी या नीले कलर का प्रयोग करते हैं। तो नीली क्रांति का नील लिखा है लेकिन ये नीली क्रांति है। नीली क्रांति का संबंध आपका मछलियों से है। देखते हैं इसके बारे में ये क्या पूछा है, देखिए। तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट जो है 1, 2, 3 ये सही है, चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जबकि जो तिलहन है ना वो सरसों का संबंध किससे है, पीली क्रांति से है। अगला है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए अभ्रक जो है ना विद्युत में प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि देखिए विद्युत के जो उपकरण बनाए जाते हैं उसमें अभ्रक का प्रयोग होता है, क्योंकि अभ्रक जो है ना विद्युत का कुचालक है ना। जैसे
आप विद्युत को, जैसे प्लास्टिक है वो भी विद्युत का कुचालक है, वैसे ही अभ्रक क्या है, विद्युत का कुचालक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है या सुचालक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, राजकोषीय घाटे के। और यदि राजकोषीय घाटे में से प्राथमिक घाटे को ब्याज को निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा, प्राथमिक घाटा बच जाएगा, है ना। इसको बहुत ऐसा टिपिकल नहीं है, फिर भी याद भी कर सकते हैं, बहुत ना आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो। और फिर भी आपको ऐसा कुछ लग रहा हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। 2-3 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बना सकती हूँ अगर आप कहते हैं तो, है ना। अभी जो आ रहा है उसको आपको कंटिन्यू चलना है, बस रुकना नहीं है ना, क्योंकि आपको जो आ रहा है आप उसको पार कर गए तो आप देखेंगे कि आपको 50% से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, आपको 60% आपको लगेगा कि हाँ आ रहा है, फिर 10% और करना होगा, 10% और, है ना। रुकना नहीं है, ये नहीं कि एक कठिन क्वेश्चन आया वहीं रुक गया, ऐसा नहीं करना है, फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन सही हैं। कह रहा है सब प्राइम संकट जिसे यूएस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। नहीं, देखिए जो सब प्राइम है ना, तो इसमें जो कहा गया बस, जो सब प्राइम है, 2 तरह के ऋण दिए जाते हैं, एक होता है प्राइम, एक होता है सब प्राइम। सब प्राइम में क्या होता है कि जब एक बैंक ऋण देता है तो ब्याज की दरें ऊंची रखता है ना, लेकिन वो ऐसे लोगों को ऋण देता है जिनकी कोई मतलब अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई वैधता बहुत नहीं है ना, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, उनके बारे में बैंक को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वो बैंक के रेगुलर जो है ग्राहक नहीं है ना, फिर भी उनको हाई ब्याज पे दे दिया। तो इसके कारण वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था संकट में आई थी, वो तो ये कहता तेल वृद्धि के कारण नहीं हुआ था, ये इसके कारण हुआ था क्योंकि उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि विश्वस्त ग्राहक नहीं थे, जिनको हाई लेवल पे तुरंत लाभ कमाने के लिए, ज़्यादा ब्याज पाने के लिए बैंक ने उन्हें ऋण तो दे दिया, लेकिन उनका ऋण ही डूब गया क्योंकि वो लोग भाग गए, उन्होंने अपना ऋण चुकाया ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब पहला कहाँ कहाँ, यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, तो आपको देखना है इसमें सही क्या है। तो संकट के कारण ऋण अदायगी नहीं हुई, इसके कारण यूएसए के कुछ बैंक फेल हुए, सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आईएएस में भी पूछा है ना। तो जब जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज़ में व्यापार करने लगती है तो उसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसमें क्या करती है आरबीआई, अपने सिक्योरिटीज़ का क्या करती है, क्रय विक्रय करती है ना। वो एक तरीके का पत्र होता है, ऐसा नहीं, पैसा नहीं होता है, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, फिर बाद में उसको उसमें पैसा आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है। तो देखिए सीआरआर में वृद्धि से इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी में, सीआरआर करके है, रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, इस तरह की चीज़ें। तो सीआरआर में वृद्धि से क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि तरलता में, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता है उसमें कमी आएगी, यानी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाएगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि सीआरआर में वृद्धि हुई है। और ये सीआरआर क्या है, तो सीआरआर वो है जो बैंक यदि आरबीआई के पास पैसा अपना रखते हैं तो आरबीआई उनको ज़्यादा सीआरआर देगी, एक प्रकार का वो समझिए कि इंटरेस्ट देगी, है ना। तो जब भी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी करनी होती है, पैसा वहाँ से खींचना होता है, तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को बढ़ा देती है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपने पैसे अर्थव्यवस्था में, मार्केट में न डाल के आरबीआई के पास जमा कर दें, है ना। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, 1-2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। तो ये आपकी वाणिज्यिक बैंकें जो है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का इंतजाम करने के लिए, प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन किया गया था। कब, 1997 में, 1997 में, ताकि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त हों तो उनको क्या दिया जाए, पेंशन दिया जाए, है ना। और इसलिए क्या था, 1997 से पहले बहुत लोग थे वो सरकारी सर्विस में जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे,
क्योंकि पेंशन वगैरह की भी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का जो है सुझाव दिया गया कि इंसान मतलब ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है, उस पर भी कर लगना चाहिए। तो ये कार्लडार ने इस तरह का सुझाव दिया था। अगला आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। कई लोग सोचेंगे कहीं दिल्ली में ही है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है? मुंबई में है ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बस याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने के लिए मैंने बताया कि वहाँ ज़्यादा पैसा है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 2006 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दाब डालता है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो देखिए, फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो सही है और ये इसकी सही व्याख्या है ना। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी हो जाती है तो उसका जो शीतलन है, वो जो उसकी कूलिंग है, वो प्रभावित इसलिए हो जाती है क्योंकि जो बर्फ है ना, वो एक दुर्बल चालक है। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त में जो है विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, बिल्कुल सही है ना। एक चीज़ देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है, अगर दूरदृष्टि वाला व्यक्ति है, दूर दृष्टि दोष है ना, लिखा है ना दूर दृष्टि दोष, तो ये व्यक्ति दूर की चीज़ें तो देख लेगा, नज़दीकी नहीं देखेगा, है ना। नाम के ठीक उल्टा है। अगर कोई ऐसा है, निकट दृष्टि दोष है ना, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन वो निकट की चीज़ें देख लेगा, दूर की नहीं देख पाएगा। तो पूछा क्या सही नहीं है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, ये तो सही है। हमको पता करना है क्या गलत है, क्या है जो सही नहीं है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है ना। अगला है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उत्तल और अवतल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये जो आपका होता है, ये होता है उत्तल और आपका ये होता है अवतल। जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है कि चीज़ों को छोटा दिखाता है, जैसे जो गाड़ियों में लगता है ना, ताकि पीछे की सारी ट्रक भी आ रहा है ना, इतने छोटे शीशे में देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं, हमें किस साइड में चलना चाहिए, किस प्रकार से गाड़ी को चलाना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे लगता है उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि हाँ, गाड़ी में कौन सा लेंस रहेगा, एक डॉक्टर दांत का डॉक्टर है तो वो कौन से लेंस का प्रयोग करेगा। वहीं जो अवतल लेंस है ना, वो क्या करता है, छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाता है। तो डॉक्टरों के द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा है कि अवतल का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसमें गलत पूछा है। गलत कौन सा है? तो डी वाला गलत हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ना हो रहा हो तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना भी सकती हूँ 2-3 मिनट का, यदि आपको थोड़ा भी इशू है तो। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सा है? तो मंगल है ना, जहाँ पे मीथेन काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित संकलन अभिक्रिया पे काम करता है ना। एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन। तो ये संलयन अभिक्रिया पे काम करता है, ठीक है, लेकिन नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित संलयन पे काम करता है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए, इसमें पूछा है आपको सुमेलित करना है। तो आपको हीरा पता है, आप सबको कोयले से, कार्बन से बना है, ठीक है। संगमरमर तो पहले का हो गया, मैं बस बता रही हूँ कैसे आपको सॉल्व करना। ए का चौथा, तो आप देखेंगे ए का चौथा किस में है, तो यही दोनों में से बी या डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। आप संगमरमर का क्या है? कैल्शियम है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। रेत क्या है? सिलिकॉन है। रूबी क्या है? एल्यूमिनियम है ना। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? हीरा, है ना। रेत भी याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन। और तीसरे नंबर पे संगमरमर, जो कि कैल्शियम है ना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है ना, ये कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन कौन सा है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा फलीदार पौधा पेट्रोपादपी है, यानी जिससे क्या होता है कि ये पेट्रोल जो बनता है उसमें उसको मिला सकते हैं। जो करेज है ना वो एक पेट्रोपादपी है, ऑयल में इसको मिलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है ना। तो ये क्वेश्चन MTR मल्टी टाइम रिवाइज इसलिए है ना क्योंकि कई बार इसको यहाँ तो इंडिविजुअल पूछा है, सुमेलित में आता है ये। तो जो साल्क टीका है वो पोलियो से संबंधित है। ये एक विद्वान भी हैं जिन्होंने पोलियो के टीके का खोज किया और उन्हीं के नाम पे उस टीके का ही नाम साल्ट रख दिया गया था, साल्क। देखिए यहाँ पे टीका है और उसके खोज करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। चेचक का टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने। इंसुलिन का बेटिंग ने। पोलियो का जॉन साल्क ने। और टीबी का यूरिन कालमेट ने। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको यहाँ इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। ये व्याधि यानी रोग है और उसका कारण क्या है। तो देखिए इसमें जो ये है आपका टीबी होता है जीवाणुओं से, किससे होता है ये, उससे ये होता है आपका बैक्टीरिया से होता है, जीवाणुओं से होता है। और हेपेटाइटिस भी आपको पता है वायरस से होता है, विषाणु से होता है। और जो क्वाशियोर्कर होता है ये प्रोटीन अल्पता से होता है। और आपका मैलेस्मस दीर्घकालीन उपवास या भूखे रहने से या भोजन पूर्ण रूप से ना मिलने से होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला पूछा, कौन सा साई सुमेलित नहीं है। तो सभी जीवों में अंतर्नियमित समय पालक निकाय बायोमास ये आपका सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर यानी पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो एंडोस्कोप क्या करता है, प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन द्वारा कार्य करता है, यानी जो वो प्रकाश के द्वारा अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उसको क्या करता है, वो उस पर दिखाता है स्क्रीन पे कि हाँ किसी के मतलब उदर में पेट में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एंडोस्कोप में जाँच की जाती है जिसमें प्रकाश का सकल क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन के द्वारा चीज़ें पता चलती हैं। फिर है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांतिकारक औषधि कौन सा है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है उसके थकान उसकी एकत्रीकरण से क्या होती है, मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। काफ़ी आसान है, वन लाइनर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि यानी रोग में दिया जाता है। तो देखिए समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नमक होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। और जो नमक होता है उसमें पाया जाता है आयोडीन, और उसी की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। ठीक है। और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि आप तालाब में, नदी में, नहर में कहीं भी डूब सकते हैं, लेकिन समुद्र में नहीं डूब सकते हैं। समुद्र में जबकि कितना ज़्यादा पानी होता है, वो कितना गहरा होता है। तो क्यों नहीं डूब सकते, क्योंकि उसका भार आपके भार से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक बहुत ही ज़्यादा होता है। वो उसका पानी इतना ज़्यादा खारा होता है कि आप पी ही नहीं सकते, प्यास से मर जाएंगे, पर इतना खारा होता है कि आप वो पानी नहीं पी सकते। अच्छा, जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो आपको अच्छा ना लग रहा हो तो भी लिख दें कमेंट में, ताकि मैं ध्यान रखूँगी आगे से, है ना। हालांकि उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्स्ट्रा तो नहीं है ऐसा कुछ। मैंने इसलिए भी बताया कि हाँ ये क्वेश्चन अन्य कंपटीशन में पूछा था कि समुद्र में व्यक्ति डूबेगा कि नहीं। हमारे भाई साहब कोई पेपर दे के आए थे तो उसमें था ये क्वेश्चन। या समुद्र में नींबू डूबेगा कि नहीं, नमक वाले पानी में नींबू डूबेगा कि नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी था, है ना। तो नमक वाले पानी में वो नहीं डूबेगा क्योंकि उसमें फिर लवणता अधिक हो जाएगी। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, वे लोग किससे पीड़ित हो गए, बेरी रोग से पीड़ित हो गए, क्योंकि पालिश किए हुए चावल में विटामिन 1 की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वो क्या है। तो वो एक जीवाणु है। क्या है, वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाती है। झूमिंग एक खेती की एक प्रक्रिया है, जानते होंगे। ये कौन करता है, जो खासी जो लोग हैं, जनजातियाँ हैं ना, ये झूमिंग काफ़ी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इसे एक सेब अगर छोड़ा जाता है तो उसका क्या होगा, है ना। तो वो अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो एक शक्ति काम कर रही है ना, वो उसके लिए भी, उस सेब के लिए भी काम करेगी, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष यान मतलब नीचे नहीं गिर रहा है, स्थिर है, वेग पकड़ लेगा उसका।
अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। फिर है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी एसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता भी है। तो दोनों ही कथन है क्या सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। पहली बात कि ये राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए सौर ऊर्जा अंतरिक्ष क्षेत्र में। दूसरा कि सौर ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है, 99% बिना रुके, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा उससे मिल सकती है। तो सही है कथन भी और कारण भी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और क्या होगा, है ना, फफूंद वगैरह तो नहीं होगा। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किसको किसको प्रदान की है? तो नीलगिरी को, नंदा को, है ना। वर्तमान में देख के जाइएगा किसको किसको मिली है लिस्ट एक बार, है ना। जो मैंने बुक लिस्ट में जो बुक्स बताई है ना वो बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो पूछ रहे हैं ना वो सब आपको उसमें मिल जाएंगी। आपको अलग से कोई बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब उसमें इंक्लूड है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, सही आंसर हो जाएगा भी। कुछ फेमस लोक नृत्य हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कजरी हो गया, है ना, बहुत सारे, चरकुला हो गया, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, और छोटा कर दें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाया, है ना। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो कजरी है ना ये अवध की है, चैती ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। चैती ब्रज की है ना कि रोहेलखंड की, अन्य सभी सुमेलित हैं और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी का लोक नृत्य नहीं है? तो जो मुरिया है ना वो यूपी का लोक नृत्य नहीं है। चरमा कह रहे हैं, चरकुला, कर्मा, दादरा ये सब यूपी के हैं, लेकिन मुरिया कहाँ की है भाई? मुरिया यूपी की नहीं है। तो कहाँ की है कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी मुझे वैसे ध्यान नहीं आ रहा है मुरिया कहाँ की है। भारत सरकार ने किस वर्ष में यूपी की 10 नई आदिवासी जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी की 10 नई आदिवासी आदिवासियों को एसटी में रखा जाता है ना, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, इसमें रखा जाता है। तो 10 नई आदिवासी जनजातियों यानी एसटी अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूपी में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो खीरी में पाई जाती हैं। अब इसको करंट में एक बार आपको देखना पड़ेगा कि इस समय कौन सा ऐसा जो है शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं। अब पूछा है, वर्ष 2010 में संपन्न यूपी विधान परिषद चुनाव में बसपा ने कितनी सीटें जीती भाई? अब करंट में आप देखेंगे इसको। यूपी में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसान भाई यूपी में कब लागू हुई? 1992 में। और आगे इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए किसानों की हेल्प करने के लिए किसान मित्र योजना आया। कई बार आपको देता है क्रम से लगाने के लिए, तो याद रखिएगा किसान भाई पहले आया था, किसान मित्र बाद में आया था। किसान मित्र योजना वर्ष 2001 में आया था और किसान भाई आया था 1992 में। ये क्वेश्चन तो 10 बार पूछा है। यूपी में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में है। अन्य ये सभी इंपॉर्टेंट है, देख लें, है ना। एग्रो पार्क, नॉलेज पार्क कहाँ है? नोएडा में है। लेदर पार्क है ना, ये आपका उन्नाव में, आप कई बार सुनते हैं कानपुर या नोएडा, वहाँ नहीं है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंपॉर्टेंट है, ये भी नोएडा, कानपुर और लखनऊ तीनों जगहों पर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखें। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों को उनके जनसंख्या के आकार में आरोही क्रम में लगाना है, यानी कम से अधिक की ओर। तो ये आपके हो जाएंगे सी, इसमें सही आंसर है। कम से अधिक की ओर लगाना है, आरोही कर रहा है, अवरोही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इलाहाबाद, फिर आपका हो जाएगा आगरा, देन उससे ज़्यादा है लखनऊ की, और लखनऊ से भी ज़्यादा आबादी है मेरठ की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे किससे अधिक है? तो ये है आपका अधिक बांग्लादेश से और पाकिस्तान से यूपी की जनसंख्या अधिक है ना। यूपी केवल एक स्टेट है, एक प्रांत है, एक राज्य है, जबकि ये देश है। बांग्लादेश से भी अकेले हमारा यूपी बड़ा है और पाकिस्तान से भी हमारा अकेले यूपी बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? कानपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़े 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथ के आएंगे, मैं उनको स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, है ना। तो इसको हम देखिए स्किप करते हुए चल रहे हैं, जीएस वाले पे रुक जाएंगे।
तो देखिए ये आ गया जीएस का क्वेश्चन। उसमें भी ये किसका क्वेश्चन, करंट का। सुकना घोटाला 2010 की पहली तिमाही में, है ना, ये किस राज्य से संबंधित था, पश्चिम बंगाल से संबंधित था ये। ठीक है, करंट वाले पे हम ज़्यादा नहीं वो करेंगे। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, है ना, वो एक किताब पे आधारित थी, 5 पॉइंट समवन। पूछा है कि उसके लेखक कौन थे, चेतन भगत थे। मूवी बहुत हिट गई थी उस टाइम पे, और उनकी कई किताबों पे मूवियाँ बनी थी। फिर इसमें पूछ रहा है कि बेसिक ब्लॉक में कितने राष्ट्र सदस्य थे, ये भी करंट का क्वेश्चन है। रघुनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट 2009 में संसद के पटल पर रखी गई, ये किससे संबंधित है, धार्मिक भाषा या अल्पसंख्यक। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। यहाँ देखिए वो फिर पूछ ही दिया कि कौन सा किससे संबंधित है, फिल्म का नाम है और वो रचना जिससे फिल्म प्रेरित है, यानी कौन सी वो किताब है, बुक है जिस पे वो फिल्म बनी है। तो अभी 3 इडियट आपने देखा ना, एक ही देखिए, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिया इस टॉपिक से। 3 इडियट किससे बना था, 5 पॉइंट समवन से। और जो वहीं पे स्लम डॉग मिलेनियर है वो बना है Q&A से। जुनून बना है किससे, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, माई फेयर लेडी पिगमैलियन से। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर दिया हुआ है। 3 इडियट मूवी किस किताब पे आधारित है, 5 पॉइंट समवन मिलेनियर, चेतन भगत की किताब है। समडॉग मिलेनियर Q&A पुस्तक पे बनी है। जुनून, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, माई फेयर लेडी पिगमैलियन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2009 में प्रकाशित पुस्तक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। ये पूछ रहा है रीडिस्कवरी, तो ये मेघनाथ देसाई की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने विश्व का प्रथम उपग्रह ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को अनुसरण करने हेतु 2009 में लॉन्च किया, तो वो था जापान। मुझे लग रहा था भारत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एरो, नाम तो इतना यूनिक है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है, तो है इसका संबंध डाकघर से, है ना। ऐसा हम लग रहा है कि अंतरिक्ष से इसका संबंध ना हो या कंप्यूटर से। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघरों के आधुनिकीकरण से। कब आया, वर्ष 2009 में आया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ट्रैवल एंड लेजर के सर्वेक्षण में 2009 में पर्यटन के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे अच्छा शहर, सर्वोत्तम शहर कौन चुना गया था, उदयपुर चुना गया था। ये इंडिया का उदयपुर नहीं था, है ना। अगला क्वेश्चन है जिस भारतीय नागरिक को वर्ष 2009 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला वो कौन है, तो वो थे दीप जोशी। यानी रेमन मैगसेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इससे एक बात आपको सीखने को मिली। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिसंबर 2009 में रूस की यात्रा के दौरान भारत रूस में जो समझौता हुआ वो किससे संबंधित था, तो वो असैन्य परमाणु सहयोग से संबंधित था, यानी न्यूक्लियर एग्रीमेंट से संबंधित था, लेकिन वो सैन्य नहीं था, असैन्य था। फिर है करंट का क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप 2010, अब आप पढ़िए 2023-24 में कहाँ पे होगा या 25 में कहाँ पे होगा। 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2008 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन थी, तो वो थी अंतहीन। अब देखिए 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है ना। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ खेल, थोड़ा बैक में सूर आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, मैं तो मना नहीं कर सकती ना, बाकी लोग भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ खेल नई दिल्ली भारत में वर्ष 2010 में होने जा रहे हैं, तो अगले कॉमनवेल्थ खेल के लिए जो 2014 में होंगे उनके लिए कौन सी जगह चुनी गई है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब सोचिए 2023-24 में कहाँ होंगे, 25 में कहाँ होंगे। अगला करंट का ही क्वेश्चन है एशियन एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष कौन है। फिर करंट का ही क्वेश्चन है कि हॉल ऑफ फेम में किसको सम्मिलित किया जाएगा, सचिन तेंदुलकर को किसको सम्मिलित नहीं किया गया था, ये पूछा है यहाँ पे। फिर 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, 2024-25 में कहाँ होंगे, आप इसको पढ़िए, है ना। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर कौन है, करंट में इन चीज़ों को आप जोड़ के पढ़िए। फिर मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, ये सारे आप करंट में आप देखेंगे इनको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक चीज़ आपको जो आ रहा है सबसे पहले उसको मैच कीजिए। जैसे नाग जो है ना, ये प्रतिरक्षी टैंक क्या है, पक्षीपास्त्र है, तो डी का दूसरा आप देखिए किस में है, तो सी में है और बी में है, डी का दूसरा है ना, सी और बी में, ठीक है। फिर आपको पूछा है कि फिर आप देख सकते हैं अरिहंत क्या है, तो अरिहंत भारत का एक परमाणु पनडुब्बी था, तो पहला का चौथा, ठीक है, और डी का पहला किस में है, तो पहला का चौथा और डी का दूसरा, अच्छा इसमें भी है, ठीक है। फिर अवाक्स क्या है, तो ये इजराइल का है, तो बी का तीसरा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, है ना।
इसमें ऐसा था आपको चार में से 3 ऑप्शन आते हो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता, लेकिन आसान इसलिए था क्योंकि अरिहंत नाग पता था, अवाक्स जो समझ सकते थे इजराइल का था, और अटलस जो है ये अमेरिका का था नहीं है भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सिमलीपाल सम्मिलित नहीं, अन्य सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो ये होता है दिल्ली में। वर्तमान में देखें कहाँ पे सर्वाधिक अपशिष्ट, जिसको आप कचरा कहते हैं, वो कहाँ पे प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट कहाँ पे उत्पन्न होता है? आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो देखिए इसमें चीन है। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी भी सबसे ज़्यादा है। अब तो भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है ना। तो देखिए सर्वाधिक कौन उत्पन्न करता है? चाइना। और प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा कौन CO2 उत्सर्जित करता है? तो वो है आपका अमेरिका। तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूछ रहा है प्रति व्यक्ति या पूछ रहा है ओवरऑल? ओवरऑल चाइना है, प्रति व्यक्ति अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टी टाइम रिवाइज क्वेश्चन है, MTR क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक आवासों का विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे प्रमुख कारण है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी गोवा में। 10 क्वेश्चन और हैं शेष। आई होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों का ड्रीम बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो कथन सही है, कारण भी सही है। ये उस टाइम पे था, अब मध्य प्रदेश ने इसको सुधार लिया है काफ़ी, तो करंट में उसको सही नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये 2010 में भीमताल को शामिल किया गया था। उत्तराखंड का ये जो है झील है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको हर साल मिलेगा एक क्वेश्चन यहाँ से, है ना। देखिए हमें याद भी है कि नहीं, पढ़ते रहते हैं। किशन महाराज किससे जो है संबंधित हैं? किशन महाराज तबला, चलिए याद था पर थोड़ा सा डाउट लग रहा था। हरिप्रसाद चौरसिया, तो मुझे लगता है कि ये क्या बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी, बांसुरी ही बजाते हैं। गोपाल जी मिश्र क्या बजाएंगे? ये बजाते हैं सारंगी। और कुंदक सिंह बजाते हैं पखावज। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद भी करनी पड़ती हैं, लिख के याद कर लें। वैसे आपको ना 10% से भी कम क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको थोड़ा लिख के याद करना पड़ेगा, है ना। सुमेलित करने वाला होता है बहुत, मतलब इतना ज़्यादा वो फैक्ट होता है कि उसको लिख के ही याद कर सकते हैं रट के। यहाँ पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे जो बुक है, ये मतलब बुक नहीं है, राइटर है, इनकी बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। और दुर्गादास की बुक है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। केकिया जी की पुस्तक नहीं है ये, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जो है रफ़ीक जकारिया की बुक है ना। तो पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं? अन्य सभी सही सुमेलित हैं इसमें, लेकिन ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, B वाला और D वाला। C वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो पूछा है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे? ये गुजरात के गिरनार में है, सही आंसर हो जाएगा C, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे आ गया हम 146वां क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये बना है संगमरमर से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। और एक पुस्तक था क्या था, द ग्रेट डिवाइडेड ऑफ इंडिया, ऐसे करके रफ़ीक जकारिया की। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और दोनों ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है, दोनों बुक के बारे में इसी में, इसलिए रिवीजन जरूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आता हुआ क्वेश्चन सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो केरला में बनी थी, सही आंसर हो जाएगा C, इम्पॉर्टेंट भी है। फिर पूछा कौन सी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो आकलन समिति, है ना, इसको परिकलन समिति भी बोलते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछता है इस वाली समिति के बारे में लोकलेखा। इसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर होते हैं। आकलन में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करंट अफेयर देख लें, है ना। तो इस प्रकार हमने 2010 का क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आप कहेंगे तो 2010 के पहले का भी करेंगे, अदरवाइज 2016 तक हम कर चुके हैं। 2016 के बाद का हमको 23 तक अभी करना है, तो उसको मैं सोचूं पहले कंप्लीट कर लूँ। बाकी आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है कि मुझे लगा कि ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन डाल देने चाहिए, मुझे इस पर वीडियो बना देना चाहिए। तो आप लोग के इतने प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको एजुकेशनल वीडियो इस पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।